हेलो एवरीवन। आज मैं विरूपक्षा फिल्म को एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1979 से। वेंकटाचलपति अपने घर में तंत्र क्रिया करता रहता है, जहां एक बच्ची और उसकी पत्नी होती है। वेंकटा को जादू टोना करते हुए गांव वाले देख लेते हैं। उसके बाद उसे और उसकी पत्नी को पेड़ से बांधकर जला दिया जाता है। उसकी पत्नी मरते मरते पूरे गांव को श्राप दे देती है। आज से 12 साल बाद ये गांव शमशान बन जाएगा। उनका बेटा भैरव ये सब देखता रहता है। उसके अगले दिन गांव वाले बोलने लगते हैं, भैरव को भी मार दो, इसके अंदर भी उन्हीं का खून है। लेकिन गांव के सरपंच नहीं मानते और भैरव को एक अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। फिर कहानी शुरू होती है 12 साल बाद से, जहां एक आदमी पर कुछ कौवे हमला करते हैं। फिर वो आदमी बेसुध होकर कहीं चला जाता है। आगे हम देखते हैं सूर्या अपनी माँ और अपने फ्रेंड के साथ गांव में आता है और ये गांव सूर्या की माँ का जन्म स्थान है, जो यहाँ से बहुत पहले चली गई थी और 15 साल बाद गांव में लौटती हैं। उनकी जीप पर एक करो आकर टकराता है, जिसे सूर्या की माँ अपशकुन मानती है। लेकिन सूर्या इन सबको नहीं मानता है और करो को फेंककर आगे बढ़ जाता है। वो लोग सूर्या की माँ की बहन की बेटी पार्वती के घर जाते हैं, जो अपने पति और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती हैं। उन सबको पता चलता है पार्वती के कान में कुछ प्रॉब्लम है और सूर्या उसे ध्यान रखने के लिए बोलता है। गांव में एकादशी का मेला लगने वाला था। उसकी तैयारी शुरू होती है और पंडित जी सबको राज पुस्तक, जो कि सालों पहले मंदिर की स्थापना से गांव के आदेश की पुस्तक है, इसमें ही गांव में होने वाली सभी घटनाओं का समाधान होता है, जिसमें से पढ़कर पंडित जी मेले के बारे में बता देते हैं। फिर गांव वाले सुधा के बारे में पूछते हैं, जो हफ्तों से गायब था। अब रात को सूर्या अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक चोर पर पड़ती है जो मुर्गी चुरा रही थी। उसके अगले दिन सूर्या और उसकी माँ और फ्रेंड गांव के सरपंच के घर जाते हैं, जहां उसे पता चलता है चोर और कोई नहीं, सरपंच की बेटी है। उसके बाद सूर्या सुधा से बात करता है, जो वहीं के सर्वेंट की बेटी होती है। थोड़ी देर बाद वहां गांव के डॉक्टर आते हैं, जो कि नंदिनी को इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे दौरे पड़ने की बीमारी होती है, जिसमें नंदिनी की पूरी बॉडी अकड़ जाती है और अगर उसे टाइम पर इंजेक्शन ना दिया जाए तो नंदिनी की मौत भी हो सकती है। अगले दिन सूर्या देखता है नंदिनी चोरी छुपे सुधा को उसके दूसरे गांव के प्रेमी से मिलने में मदद कर रही है। सूर्या उनसे मिलकर उन्हें चिढ़ाता है। सुधा का प्रेमी कुमार सुधा से बहुत प्यार करता था। गांव में आने पर उस पर शक होता, इसलिए सूर्या उसे बोल देता है कि वो उसे अपना रिलेटिव बोलकर आने देगा, पर नंदिनी उनके साथ आनी चाहिए। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। सुधा कुमार को बताती है कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है, जिसे सुनकर कुमार दुखी हो जाता है और वो सुधा को मनाने की कोशिश करता है और सुधा उससे ही शादी करने के लिए मान जाती है। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगता है, जहां सुधा आता है, जो बहुत दिनों से गायब था, और वो सीधा गांव के मंदिर में जाता है, जहां सुधा की मौत हो जाती है। उसके बाद पंडित जी पुस्तक के आदेश का पालन करते हैं और पूरे गांव को एक रक्षा चक्कर में 8 दिन के लिए बंद कर देते हैं, जिसे गांव का कोई भी व्यक्ति पार नहीं कर सकता था। पंडित जी सूर्या की माँ को बोलते हैं, आपने इस गांव को सालों पहले छोड़ दिया था, इसलिए आप गांव से बाहर जा सकती हैं। सूर्या नंदिनी को प्रपोज करता है और बोलता है कि गांव से जाने तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। और अब गांव के लोग गांव से बाहर नहीं जा सकते थे। तभी गांव का एक अभयराज नाम का आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव से बाहर जाने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी पक्की हो चुकी थी।
लेकिन गांव वाले उसे जाने नहीं देते। सूर्या और उसकी माँ और फ्रेंड इस गांव के नहीं थे, इसलिए वो गांव से जाने लगते हैं। सूर्या नंदिनी के जवाब के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन नंदिनी नहीं आती क्योंकि नंदिनी को टेंशन में दौरा पड़ जाता है और सारे इंजेक्शन टूट जाते हैं। और अब डॉक्टर दूसरे शहर से इंजेक्शन मंगवाता है, लेकिन जो इंजेक्शन लेकर आ रहा होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे सूर्या और उसकी फैमिली मिल जाती है। और वो सूर्या को बताता है कि नंदिनी को इस इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत है। सूर्या तुरंत गांव पहुंचता है और डॉक्टर को वो इंजेक्शन देता है। अब गांव से कोई बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए सूर्या को भी गांव में रुकना पड़ता है। गांव बंद हो जाता है। उसी रात सुधा अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान बनाती है और वो चोरी छुपे गांव से बाहर निकल जाती है। सुधा डरी हुई स्टेशन पहुंचती है। कुमार उसे समझाने की कोशिश करता है और वो रेल ट्रैक पर खड़ा हो जाता है। तभी एक ट्रेन उसे उड़ाकर चली जाती है। जी हाँ, और सुधा ये देखकर शॉक हो जाती है। सुधा खुद को संभालती है और गांव में वापस आ जाती है, जिससे गांव का रक्षा चक्र टूट जाता है। और तभी वो अपना मुंह मधुमक्खी के छाते में दे देती है और खुद को ख़त्म कर लेती है, क्योंकि शराब अब शुरू हो चुका था। अगले दिन नंदिनी सूर्या से मिलती है और वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। अपने प्यार को साबित करने के लिए वो अपनी माँ की आखिरी याद, उनका लॉकेट सूर्या को दे देती है। और अब पार्वती को जंगल के पास से कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो वहाँ जाती है और उसे गांव का एक आदमी सूरी दिखता है और वो खुद को ख़त्म कर लेता है। पार्वती ये देखकर सदमे में आ जाती है और अगले दिन खुद की भी जान ले लेती है। और सबको लगता है कि उसने ये अपने कान में दर्द होने की वजह से किया है, लेकिन बात कुछ और थी। सूर्या को सोचने के बाद पता चलता है पार्वती ने उस कान में कील घुसाकर अपनी जान नहीं ली जिसमें उसके दर्द रहता था। गांव में मौतें होने पर गांव वाले पंडित जी से पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर पंडित जी बोलते हैं किसी ने रक्षाबंधन को तोड़ दिया है। जिसके बाद सरपंच अपने लोगों को बोलकर सभी के घर को चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन सुधा के माता पिता डरकर झूठ बोल देते हैं सुधा घर पर ही है। फिर गांव वाले बोलते हैं मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए, जिस पर पंडित जी बोलते हैं गांव के उस बंद घर को ही अब शमशान बना लो, जो वेंकट का घर था, जहाँ वेंकट की वाइफ ने श्राप दिया था। क्या ये उसी की वजह से हो रहा था? नहीं, बात कुछ और थी। गांव के बाहर एक गोरी आता है और वो उन्हें बताता है इस गांव पर तंत्र मंत्र हुए हैं और इस गांव में अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं मानते और बोलते हैं यहाँ 2 ही मौतें हुई हैं। वो अंदर आने लगता है, लेकिन पंडित जी उसे अंदर नहीं आने देते और वो सब महादेव के ऊपर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सूर्या को सूरी की साइकिल दिखती है और सूर्या उसे देखने जाता है और वहीं पास में सुधा की बॉडी मिलती है। सुधा के बैग में सूर्या को 2 टिकट मिलती है, जिसके बाद सूर्या स्टेशन मास्टर को कॉल करता है और उस दिन के बारे में पूछता है और सूर्या को पता चलता है कुमार की उस रात ट्रेन से मौत हो गई है। सूर्या पंडित जी को बताने जाता है, जहां पंडित जी पहले ही परेशान होते हैं क्योंकि गायों ने दूध देना बंद कर दिया था। सूर्या पंडित जी को बताता है मौतें क्रम से हो रही हैं, पहले कुमार को देखने वाली सुधा और सुधा को देखने वाला सूरी और उसे देखने वाली पार्वती। अब खतरा उस पर है जिसने पार्वती को मरते देखा होगा और उसको किसी और ने नहीं, नंदिनी ने देखा था। सूर्या नंदिनी के घर जाता है, जहां उसे एक आदमी बताता है
वह एक पुराने घर की तरफ जा रही थी। सूर्या उसे बचाने जाता है, लेकिन नंदिनी कुएं में कूद जाती है। सूर्या उसे बचा लेता है। नंदिनी बेहोश थी और गांव वाले बहुत डरे हुए थे। तभी पंडित जी बोलते हैं, यह करज हवा में फैल जाएगा, जिससे पूरा गांव शमशान बन जाएगा। और जब सुधा ने अष्ट चक्र को तोड़ा तो उस घर की काली शक्तियां जाग गई। पंडित जी इससे बचने के लिए राज पुस्तक सरपंच से मंगवाते हैं। इसी बीच सूर्या डॉक्टर से पूछता है, आखिर 12 साल पहले हुआ क्या था। फिर डॉक्टर बताने लगता है, यहाँ 12 साल पहले बच्चे मिस्टीरियल तरीके से मरने लगे थे और कुछ दिनों बाद वेंकट अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने आया था, जिसके ऊपर संकट नहीं आया था। इससे गांव वालों को उस पर ही शक जाता है। एक दिन सीधा ने वेंकट को मरी हुई बच्ची को घर ले जाते देखा गया था और गांव वालों को बताया कि वो काला जादू करते हुए भी पाया गया था। फिर उसके बाद वेंकट और वेंकट की पत्नी को जिंदा जला दिया गया था। बाद में उस घर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। फिर उस घर को सील कर दिया गया था। फिर सूर्या और डॉक्टर दोनों उस घर में जाते हैं, जहां सूर्या को पता चलता है कि यहाँ से एक किताब गायब है। उन्हें एक छुपी हुई किताब मिलती है, जिसमें मरे हुए को जिंदा करने के बारे में बताया गया था, क्योंकि डेथ के 6 घंटों तक ऑर्गन्स के अंदर जान होती है। और यहाँ सूर्या को नज़र तंत्र के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर अगर कोई मरते हुए को देख ले तो वो अपनी जान देने लगता है। और इधर पंडित जी राज पुस्तक में देखकर बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय काली शक्तियाँ कमज़ोर होती है, इसलिए नंदिनी को एक लकड़ी के संदूक में डालना होगा और सब उसे अपनी खून की आहुति देंगे और फिर उसे जला दिया जाएगा। बस एक यही उपाय है इस गांव को बचाने का, नहीं तो ये गांव पूरा का पूरा शमशान बन जाएगा। लोग नंदिनी को संदूक में डालने वाले होते हैं, तभी सूर्या वहां आ जाता है और गांव वालों से 8 घंटे का समय मांगता है और बोलता है कि वो इस गांव से बाहर जाएगा और इस गांव को बचाएगा। और सब मान जाते हैं। पंडित जी सूर्या को बोलते हैं, तुम्हें सूर्य ग्रहण से पहले आना होगा। सूर्या जाने लगता है, तभी उसे दूसरे गांव वाले रोक लेते हैं और बोलते हैं, अगर इस गांव से कोई निकला तो उनके गांव को भी ये श्राप लग जाएगा। सूर्या जैसे तैसे वहां से निकल जाता है और सीधा उसी आश्रम में जाता है जहां भैरव को सरपंच ने छोड़ा था। जहां सूर्या को पता चलता है कि भैरव ना तो किसी से बोलता और ना ही किसी से दोस्ती करता और दिन रात मंत्र बोलता रहता और जंगल में जादू टोना करता। वो इतना पावरफुल हो गया था कि देखकर ही किसी को भी वश में कर लेता था। एक दिन उसे तंत्र करते हुए पकड़ लिया गया और वो वहां से भाग गया। सूर्या जंगल में भैरव को ढूंढने जाता है, जहां सूर्या को बहुत सारे अंगोरी मिलते हैं, जो सूर्या को गलत समझ लेते हैं और उसे मारने की ठान लेते हैं। लेकिन उसे वो अंगोरी बचा लेता है जो गांव में आया था और वो सबको समझाता है ये रुद्रवन गांव से आया है मदद लेने। सूर्या उन्हें नजर तंत्र के बारे में बताता है, जिस पर वो कहते हैं ये तंत्र तो सदियों पहले किया जाता था और ये तो मरे हुए की आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता था। अगर वो ये तंत्र कर रहा है तो वो पूरी तरह गांव को नष्ट करना चाहता है। फिर वो दोनों एक गुफा में जाते हैं जहां ये तंत्र किए जाते थे। जहां सूर्या को पता चलता है भैरव कोई और नहीं कुमार ही है और उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही अपनी जान दी थी। और उन्हें वहां असली राजपुस्तक मिलती है, जिसे नकली वाली से बदल दिया गया था। और अब तक जो भी उस पुस्तक में देखकर किया जा रहा था वो भैरव का ही प्लान था और भगवान उन्हें बचा सकते थे, तो मंदिर पहले बंद करके भगवान को ही रोक दिया गया। अब अंगोरी बताते हैं कि जो आत्मा होती है ना, वो खुद से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले कुमार ने खुद को ख़त्म किया और एक आत्मा बनकर उसने सुधा को वश में किया और ये सब एक क्रिया थी। अघोरी सूर्या को बताता है कि वो अकेला ये सब नहीं कर सकता, उसका साथ कोई गांव के अंदर से दे रहा है।
इधर सूर्य ग्रहण शुरू होने लगता है और सभी लोग नंदिनी को लेकर संदूक में डालकर उस घर के पास आते हैं और खून की आहुति देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो राज पुस्तक में लिखा था वो भैरव और उसके साथी का प्लान था, और जो भी गांव वाले कर रहे थे वो पूरी तरह गलत था और पूरा गांव मारा जाएगा, जिसमें सबसे पहले मासूम नंदिनी की जान जाएगी जो सूर्या का प्यार है। इधर सूर्या और अघोरी वापस आने लगते हैं। तभी अघोरी कहते हैं तुम्हारे पास भी कोई शक्ति है, क्योंकि उससे कुछ नहीं हुआ। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों खुद को संभाल कर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें दूसरे गांव के घेर लेते हैं और सूर्या अघोरी को गांव भेज देता है गांव का मंदिर खोलने के लिए। सूर्या उनसे लड़ता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब उन्हें बचाने के लिए ही कर रहा है। अघोरी मंदिर खोल देते हैं और सूर्या भी वहां पहुंच जाता है। वो देखता है सभी लोग तंत्र के वश में हैं। अघोरी उसे कहता है जिस चक्कर में नंदिनी है वो अग्नि चक्र है। वो बोलते हैं मैं भैरव की आत्मा को भटकाने की कोशिश करता हूँ और तुम जाओ और पता लगाओ वो कौन है जो भैरव का साथ दे रहा था। सूर्या देखता है वहाँ केवल सरपंच नहीं थे और सूर्या उनके घर जाता है। उसे वो तो नहीं मिलते, लेकिन तहखाने में एक कमरा मिलता है जिसमें सालों से हो रहे तंत्र के निशान मिलते हैं, और फिर सरपंच भी मिल जाते हैं जो सूर्या को सच बताते हैं। दोस्तों यहाँ खुलते हैं फिल्म के सीक्रेट। उस दिन वेंकट की फैमिली में से वो और उसकी वाइफ मारे गए थे। बेटा आश्रम पहुँच गया था, लेकिन परिवार 3 लोगों का नहीं था, 4 लोगों का था। चौथी उनकी बेटी थी और वो कोई और नहीं नंदिनी थी, और उस घर में से रोने चिल्लाने की आवाज़ उसकी ही आया करती थी। और शुद्धि के बाद सरपंच वहां गए थे जिन्हें वो बच्ची मिलती है, और वो अगर उस बच्ची को गांव वालों को सौंप देते तो वो उसे मार देते। इसलिए उन्होंने उसे पाला और गांव वालों के सामने उसे अपनी बेटी के रूम में पेश किया, और वो ही भैरव का साथ देती थी जो खुद भी तंत्र करती थी। और इधर नंदिनी और उसके अंदर का भैरव अघोरी को घायल कर देते हैं और वो दोनों तंत्र करके उस पेड़ को जला देते हैं जिस पर उनके पेरेंट्स मारे गए थे। दोनों अपने पेरेंट्स का बदला ले रहे थे, जिसके लिए कुमार ने तो खुद को खत्म कर लिया था। वो दोनों पूरे गांव को आग में जाने का आदेश दे देते हैं क्योंकि पूरा गांव तंत्र के कब्जे में था। सूर्या वहां आता है और बोलता है ये सब गलत है, जिस पर नंदिनी बोलती है गांव वालों ने भी उसके पेरेंट्स के साथ गलत किया था, पूछा भी नहीं कि वो आखिर करना क्या चाहते थे। फिर वो बताती है उनकी माँ पैरालाइज्ड थी और कोई भी साइंस उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी, और उनके पिता वेंकट ने हर एक चीज अपना ली थी। फिर उन्होंने अथर्ववेद से सिद्धियों को पाया और उन्हें एक लॉकेट में डालकर अपनी वाइफ को पहना दिया, और वही लॉकेट अब सूर्या के गले में था। तभी उसको कुछ नहीं हो रहा था, जिससे पता चलता है वेंकट बिल्कुल सही था, लेकिन गांव वालों ने गलत सोच लिया और उन्हें मार दिया। सूर्या उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो सब भुलाकर गांव वालों को माफ कर दे, क्योंकि उन्होंने भी नादानी में गलती की थी, लेकिन वो नहीं मानती। नंदिनी सूर्या के लिए चक्कर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और लोग एक एक करके आग में जाने लगते हैं। तभी सूर्या नंदिनी को मार देता है, क्योंकि जब तक नंदिनी जिंदा रहती तब तक गांव को बचाया नहीं जा सकता था। नंदिनी के मरते ही सब ठीक हो जाता है। नंदिनी की समाधि उसी घर के बाहर बनाई जाती है जहां उसके पेरेंट्स मारे गए थे। सूर्या बोलता है इस घर को अब स्कूल बना देना ही सही होगा। लास्ट में हम देखते हैं सूर्या की आंखें नीले रंग में ग्लो करती है, जो उस लॉकेट की वजह से हो रहा था। दोस्तों अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि सूर्या गांव वालों के लिए सही साबित होता है या फिर गांव वालों के लिए खतरा। दोस्तों विरूपक्षा यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको विरूपक्षा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।